Good morning to all of you. In this business study class, our chapter number 2, Form of Business Organization in Progress, and we were discussing yesterday the form of a joint stock company. तो हम joint stock company जो है इसको हम डिस्कस कर रहे थे. तो आज हम इससे आगे बढ़ेंगे. तो कल हमने जो डिस्कस किया था दैट व्हाट इज द जॉइंट स्टॉक कंपनी. तो मैंने आपको डिफाइन किया था कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law whose have a perpetual succession. ठीक है. तो ये जो मैंने किया था उसकी डेफिनेशन दी थी. उसके आधार पे आपके जो है फीचर्स थी, वो पहली फीचर आपके पास में थी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. आपका जो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस था. तो जो बच्चे भी शामिल हैं उनको मैं बता दूं कि हम जो है कंपनी उसको डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. तो कंपनी के हमने कल जो है फीचर डिस्कस की थी. कल हमने कंपनी की फीचर्स जो हैं डिस्कस की थी. तो उसके अंदर जो सबसे पहले फीचर जो आपकी थी वो मैं एक बार थोड़ा रिवाइज करवाता हूँ ताकि आपके माइंड में आ जाए. तो पहला सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स कंपनी कैरी ऑन द बिजनेस ऑन इट्स नेम. इट कैन परचेज एन एसेट और क्रिएट एनी टाइप ऑफ द लायबिलिटी ऑन इट्स नेम एंड इट कैन sue to the members और member can sue the company. तो इसका ये हुआ 2 जुलाई तक कर दे. थैंक यू सर. ठीक है. ओके. तो आपका जो है इसमें जो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब है मैंने आपको बताया कि आपका जो कंपनी का नाम अलग होगा और उसमें जो है कंपनी मेंबर्स की सेपरेट इंडिविजुअल जो वो एंटिटी मानी जाती है इनसे. सेकंड आर्टिफिशियल पर्सन कि आपका जो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड हैविंग द सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स इट इज नॉट ए नेचुरल पर्सन, इट इज ओनली द आर्टिफिशियल पर्सन. जैसे अकाउंट से मैंने आपको बताया था कि आपके जो है पर्सनल अकाउंट में आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है. तो ये आपका आर्टिफिशियल पर्सनल है. ठीक है. इसके जो है जो भी इसका काम है वो इसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो इसके डायरेक्टर्स हैं उन्हीं के नाम पे ये होता है. ठीक है जी. रजिस्ट्रेशन तो कंपनी जो रजिस्ट्रेशन इज मस्ट. आपका जब पहले कंपनी का रजिस्ट्रेशन 1956 एक्ट के अनुसार होता था और अब जो है आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ करता है. नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन. आपका जो है परपेचुअल सक्सेशन माना जाता है कि कंपनी जो है वो कभी मरती नहीं है. कंपनी जो है वो चाहे सारे के सारे मेंबर उसके मर जाएं पर उसके बावजूद ही कंपनी मरती नहीं, कंपनी चलती रहेगी. जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर जो है 1600 के अंदर आई थी और आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आपके कोलकाता के अंदर एक आपका कॉस्मेटिक का बिजनेस करती है. इसका ये हुआ कि कितने सारे लोग आके चले गए पर कंपनी अभी भी जीवित है. नेक्स्ट इज कॉमन शील. कॉमन शील बिकॉज द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. Company cannot put the sign, so a common seal is there. When the common seal is put on any document, it became an official document of the company, and the head or any authorized person sign on this seal. इस सील के ऊपर जो वो इस मोहर के ऊपर जो साइन करता है, जैसे कि आपके स्कूल के अंदर जो है आपके प्रिंसिपल जो हैं वो आपके स्कूल की मोहर के ऊपर साइन करते हैं, कॉमन सील पे साइन करते हैं. तो इस प्रकार से कंपनी के साइन जो हैं वो कंपनी का अथराइज कोई पर्सन करता है. ठीक है जी. नेक्स्ट आपका सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स मीन्स शेयर कैन बी ट्रांसफर टू अनदर पर्सन. कि शेयर जो है आपका ट्रांसफ़र किए जाते हैं, एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं. पर आपका पार्टनरशिप में ऐसा नहीं था. जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में आपका ऐसा नहीं था. पर आपका इसके अंदर ऐसा पॉसिबल है कि शेयर जो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं. ठीक है. और सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल. कंपनी बिजनेस जो है वो ओन किया जाता है शेयर होल्डर के द्वारा. और शेयर होल्डर जो वो इलेक्ट करते हैं अपने मेंबर्स को, वो उनके डायरेक्टर कहलाते हैं. और जो डायरेक्टर हैं वो कंपनी को मैनेजर और कंट्रोल करते हैं. वही लोग जो है आपके प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करते हैं. यानी इसका ये हुआ कि ओनरशिप एक अलग मैटर है और कंट्रोलिंग एक अलग चीज़ है. यानी कंट्रोल जो है हमारे नॉमिनेटेड पर्सन से वही करते हैं, सारे लोग उसको कंट्रोल नहीं करते हैं. नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी.
तो आपका ये कि कंपनी के अंदर हमने जितना पैसों के शेयर खरीद रखे हैं और मैक्सिमम लियबिलिटी इज अप टू द नंबर ऑफ शेयर्स, नॉट अप टू द लियबिलिटी ऑफ द कंपनी। जैसा कि आपका सोल प्रोप्राइटरशिप में या आपका पार्टनरशिप में होता है या जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में होता है कि इसमें जितना लॉस होगा वो कंपनसेट करना पड़ सकता था पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच करके, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें तो केवल और केवल जो है वो आपके वही होंगे कि जितना पैसा आपने लगा रखा वही डूब सकते, से फालतू नहीं है। ठीक है जी। अब इसके मेरिट है या एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी कौन से हैं? तो एडवांटेजेस या मेरिट? एडवांटेजेस और मेरिट। एडवांटेज और मेरिट ऑफ कंपनी, कंपनी के एडवांटेजेस या मेरिट जो वो कौन सी हैं? तो आपकी फर्स्ट मेरिट जो है या एडवांटेज कौन सा है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। Limited liability. First advantage of this is that there is a limited liability, means the members liability is up to the capital contribution in the company, means if there is any loss then money can the personal property of the members cannot be attached for the liability of the company। कि आपका मान लो कि आपने कंपनी के 10 शेयर खरीद रखे हैं और एक शेयर की कीमत जो है वो 100 रुपये है, तो आपके 1000 रुपीज़ डूब सकते हैं, इससे फालतू नहीं डूबेंगे, चाहे कंपनी को कितना भी लॉस क्यों ना हो जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट कहाँ रही है वह कि आपका जो इंटरेस्ट का शेयर से यहाँ पर है कि यू कैन ट्रांसफर द योर शेयर्स टू द अनदर पर्सन, मीन्स यू कैन परचेज और सेल योर शेयर्स इन द मार्केट व्हेन यू रिक्वायर्स एंड इट मीन्स द ट्रांसफरेबिलिटी इज अवेलेबल देयर, मीन्स हाई लिक्विडिटी इज देयर। लिक्विडिटी का मतलब ये हुआ कि आपने जो पैसा लगा रखा है कंपनी के अंदर वो पैसा आपको घर में जरूरत पड़ गई तो उस पैसे को आप वापस ले सकते हो। कैसे लोगे कि आप जो है शेयर बाज़ार में अपने शेयरों को बेच सकते हैं, बेचेंगे इसका अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं उनके नाम और उनसे आप पैसा ले सकते हैं। जैसे आप प्रॉपर्टी को सेल करते हैं ठीक इसी प्रकार जैसे आप गुड्स को सेल करते हैं तो वैसे भी आपका जो स्टॉक है वो आपका सेल्स गुड्स सेल्स एक्ट 1931 के अंतर्गत आता है, यानी आपके जो स्टॉक को गुड्स माना गया है, जैसे माल को बेचते हैं वैसे बेच सकते हैं। इसका यह क्या ट्रांसफरेबिलिटी है, इसका ये हुआ कि यहाँ पर ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब यह है कि यहाँ पर जो है आपके जो शेयर्स हैं उनको हमें लिक्विडेट करवा सकते हैं, तो दूसरा फ़ायदा ये है। तीसरा है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन है ये भी एक इसका बेनिफिट है कि द सोल पार्टनरशिप life is very small, partnership having the also very small age, but the company has a perpetual succession and separate existence from it is formed by the law and it can be wind up only by the law, means you can't wind up the company without the provision of the law because the company is created by law, its death is also ascertained by law। तो कानून के द्वारा इसका जन्म हो, कानून के द्वारा मरेगी। ऐसा नहीं कि कंपनी के 1000 मेंबर थे सारे के सारे मर गए किसी बीमारी में, मान लो कोरोना में ही मर गए, तो ये नहीं कह सकते कि कंपनी द वाइंड अप कि कंपनी जब ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कंपनी जो है वो उसका जो शेयर्स हैं वो शेयर होल्डर के नाम पे चलती है, और अगर सारे शेयर होल्डर डूब के मर भी जाएं या बीमारी से मर भी जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि वो जो शेयर होल्डर्स हैं उनके बच्चों के शेयर नाम आ जाएंगे और बच्चे उनके शेयर होल्डर बन जाएंगे। तो इस प्रकार से कंपनी जो है वो चलती रहती है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, आपके बिजनेस का जो है
या कंपनी के अंदर जो है आपका ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के स्कोप काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि देर इज ए नो लिमिट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड देर इज ए हाई रेट ऑफ प्रॉफिट आल्सो, बिकॉज इट हैज़ ए लार्ज प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो उससे उनको जो है जो हम कहते हैं कि बड़े पैमाने का उत्पादन, कि जब आप उत्पादन बड़े लेवल पे करते हैं तो आपको बचत मिलती है, तो वो कंपनी कर सकती है, क्योंकि कंपनी जो है वो एक दो प्रोडक्ट नहीं लाखों और करोड़ों बनाती है, तो लाखों और करोड़ों बनाती है तो कंपनी को वो सस्ता पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है कंपनी के जो है ग्रोथ और एक्सपेंशन के जो है चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड नेक्स्ट इज दैट इज एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि बिजनेस, the company has a large business, huge funds, and company easily can hire the professionals who are expert in the managerial and other activities, and therefore we can say that the company are run by the professional persons। कंपनी जो है प्रोफेशनल पर्सनस के द्वारा रन की जाती है, ये एक इसका फ़ायदा है। तो आपका मैनेजमेंट एफिशिएंट होगा। इन सोल प्रोप्राइटरशिप द मैनेजमेंट इज लिमिटेड अप टू 1%, इन पार्टनरशिप मैनेजमेंट इज लिमिटेड अप टू 50%, इन कोऑपरेटिव सोसाइटी मैनेजमेंट इज लिमिटेड अप टू 10%। इसका यह है कि वहाँ पर जो है आपके लिमिटेड है, पर यहाँ पर आपके लिमिटेड नहीं है, बल्कि यहाँ पर जितने भी आपके प्रोफेशनल्स चाहिए, आप कितने चार्टेड अकाउंटेंट चाहिए, कितने आपको मैनेजर्स चाहिए, कितने इंजीनियर्स चाहिए, कितने आपको डिजिटल मैनेजर्स चाहिए, यू कैन हायर। इसका मतलब ये हुआ कि आपका एफिशिएंट मैनेजमेंट इसमें होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, लास्ट है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल। आपका यहाँ पर जो कैपिटल है ये लार्ज अमाउंट में होता है इन कंपैरिजन विद द सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी। जितने भी आपके आज तक के जितने फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, सबसे ज़्यादा जो कैपिटल है वो आपका केवल कंपनी के अंदर ही हो सकता है। तो यानी बिगेस्ट एडवांटेज कंपनी का ये है कि कंपनी कैन कलेक्ट एनी अमाउंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द जनरल पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ द शेयर्स। तो ये कहते हैं कि द जनरल पब्लिक हैज़ ए स्मॉल सेविंग्स एंड दे कैन परचेज द शेयर्स इन द कंपनी, and by this way the company can have a lot of money as a capital, and as well as this these can issue the debentures and other securities also। यानी लोन के रूप में जो डिवेंचर भी जो इश्यू कर सकते हैं आम जनता के पास में, अगर वो शेयर नहीं चाहती तो डिवेंचर भी जो इश्यू किए जा सकते हैं। तो यानी कहने का ये हुआ कि आपकी कंपनी फॉर्म के अंदर जो है इतने ज़्यादा, हम कहें कि इतने ज़्यादा कैपिटल हो सकती है कि वो किसी दूसरे के पास में नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका अगर कंपनी का कंपैरिजन किया जाए आपकी पार्टनरशिप के साथ में, आपके जो हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ में, या किसी भी दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, तो उनसे सबसे ज़्यादा जो है वो आपके कैपिटल इस कंपनी के पास में हो सकती है। तो ये कुछ आपके कंपनी के एडवांटेजेस थे। हम एक बार दोबारा से फिर देख लेते हैं। पहला लिमिटेड लायबिलिटी, अंदाज़ा आ गया होगा। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब हमें अपने पैसे से ज़्यादा पे ना करना पड़े, तो वो हमारी लिमिटेड लायबिलिटी कहलाती है। तो नेचुरली हमें कंपनी की लायबिलिटी जो लिमिटेड होगी, अप टू शेयर्स जितना पैसा हमने लगा रखा है वहीं तक के पैसा हमारा मर सकता है। ठीक है जी। दूसरा है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, कि शेयर कैन बी ट्रांसफर इजीली, कि शेयर में इंटरेस्ट का मतलब अपने जो कैपिटल लगा रखी है, जो अपने कुछ भी पैसा लगा रखा है इसमें, वो आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने किसी भी दूसरे आदमी को। यानी इफ़ यू रिक्वायर्स द मनी देन यू कैन सेल आउट योर शेयर्स और डिवेंचर्स इन द ओपन मार्केट एंड यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है जी। थर्ड आपके पास है परपेचुअल सक्सेशन, कि इसका जीवन शाश्वत है। मीन्स द कंपनी हैज़ नो फिक्स्ड लाइफ, it is perpetual, means it is created by law and its death is also ascertained by law only। कानून से बनी तो कानून ही मार सकता है। कोई आदमी ये नहीं कहता कि मैंने कंपनी को वाइंड अप के लिए एप्लीकेशन लगा दी है
कंपनी बंद हो जाएगी तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है जी। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, देयर इज ए good chances of growth and expansion in the company's business because the company has a lot of production, company has a wide range of capital, and company has a lot of profit, and company has a lot of experienced persons, और इसके बेस पे जो उसका एक्सपेंशन ईजी हो सकता है। एफिशिएंट मैनेजमेंट मीन्स company has a lot of funds, company can hire the persons who are capable of management, means they can hire the MB holders, they can hire the chartered accountants, they can hire the engineers, मीन्स कंपनी के पास पैसे की कमी नहीं है, प्रॉफिट अच्छे हैं, कैपिटल अच्छी है, तो वो अच्छे लोगों को जो है अपॉइंट कर सकती है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, मीन्स in the company form of organization there is no limitation of capital, how much amount, from how much amount you want to create from a company you can create from the company। तो इसमें आपके जो है नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर पैसा आता है, आपके जो छोटे छोटे लोग हैं, जो छोटे छोटे स्मॉल सेविंग्स करते हैं वो शेयर खरीद सकते हैं। 10-10 रुपये का 100 रुपये का शेयर होता है, तो आम आदमी शेयर खरीद सकता है, कंपनी के अंदर पार्टनर बन सकता है। तो यहाँ पर जो है कंपनी की कैपिटल काफ़ी ज़्यादा होती है। और उसके साथ साथ में अगर हम ये देखें कि कंपनी की कैपिटल के अलावा अगर कंपनी डिवेंचर इशू करना चाहे तो मार्केट में डिवेंचर इशू करके काफ़ी ज़्यादा पैसा रेज कर सकती है। तो यानी आपका जो है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल कंपनी का होता है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर जो है एडवांटेजेस आपके 6 टाइप के आपके एडवांटेजेस थे। हाँ जी, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, कोई चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं मेरे पूछ सकते हैं। हाँ जी, नहीं ऐसा कभी ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जो है मीटिंग ज्वाइन करके कहीं चले गए हों और मैं अकेला ही पढ़ता रहूं और पढ़ाता रहूं अपने आप को ही, क्योंकि मेरे को तो आता है। आपको जब बेटा पढ़ना है तो आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। हाँ, कल जो है कर्मवीर शर्मा का जो होमवर्क मेरे पास में आ गया था और मैंने चेक भी कर लिया था, तो अच्छा किया हुआ था, अच्छा लगा कि हाँ इसने काम किया है। और बच्चे हैं वो भी जो है इस प्रकार से होमवर्क करके और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो उसकी फ़ोटो डाल दो मेरे पास में, ताकि मैं ये पता लगा सकूँ कि आपने काम किया कि नहीं किया। ठीक है जी। हाँ जी, अब कंपनी के फ़ायदे तो हमने देख लिए, अब कंपनी के कुछ डीमेरिट्स भी हैं। तो कंपनी की डीमेरिट्स या डिसएडवांटेज कौन कौन सी हैं? डीमेरिट या डिसएडवांटेजेस, अभी दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जहाँ पर केवल फ़ायदे फ़ायदे नुकसान ना हो। कुछ कमियाँ तो होती है, कमियाँ हम खुद देख के भी कर लेते हैं, क्योंकि हमने जब किसी की बुराई करनी तो कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला आपकी है कम्प्लेक्सिटी इन्फॉर्मेशन। कम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, फॉर्मेशन होता है बनाना, कि कंपनी को बनाना बड़ा टेढ़ा काम है। देर आर सो मैनी रूल्स एंड रेगुलेशंस विच वी हैव टू फॉलो। ए नॉर्मल पर्सन कैन नॉट फॉर्म द कंपनी। उसके ट्रांसफॉर्मेशन का एक लंबा प्रोसीजर है जो हम आगे पढ़ेंगे, और अभी नहीं, ऑफलाइन में पढ़ाएंगे वो। ठीक है, तो उसमें लंबा प्रोसीजर आपका होता है। इसमें कई प्रकार के आपने जो परमिशंस लेनी पड़ती हैं, उसमें आपके जो है कई प्रकार के प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन फीस भी पे करनी पड़ती है, रजिस्ट्रार की फीस भी पे करनी पड़ती है। तो बड़ा कम्प्लेक्स है, यानी इतना ईजी नहीं जितना कि सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप था। ठीक है, नेक्स्ट इज लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी, गोपनीयता की कमी, मीन्स एवरी कंपनी हैज़ टू पब्लिश इट्स अकाउंट। आपको कंपनी का अकाउंट जो है वो आपको हर हालत में पब्लिश करने पड़ते हैं, और इस प्रकार से कंपनी कैन नॉट कीप एनी सीक्रेसी। कंपनी कोई भी जो है चीज़ गुप्त नहीं रख सकती, सारी चीज़ उनको देनी पड़ती हैं। नेक्स्ट इज इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट। इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट, इम्पर्सनल होता है अव्यक्तिगत, यानी व्यक्तिगत होता है जिसमें कि वी कीप द इन माइंड ऑल दी
मैनुअल थिंग्स, कि जिसमें हम मानवीय चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं कि ये ह्यूमन बीइंग है, उसको दुख होता होगा, दर्द होता होगा, हम ऐसी बातें ध्यान में रखते हैं, तो वो होते हैं पर्सनल। और इम्पर्सनल होती हैं कि कंपनी जो है वो ट्रीट एवरी पर्सन एज ए मशीन, वो भावनाएं नहीं रख सकते। तो मैनेजर जब वो सैलरी लेता है और उसको जो है सैलरी लेता है तो उसमें कि देर इज नो डायरेक्ट बाय द प्रोफेशनल सॉरी कि दीज मैनेजर से गेट द सैलरी ऑफ देयर सर्विसेज, सो देर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट एंड द रिवार्ड। कि यहाँ पर जो मैनेजर लोग लगे हुए हैं उनको तनख्वाहें मिलती हैं, तनख्वाहें काम करो तनख्वाहें लो अपनी, उनमें कोई ये चीज़ नहीं कि उनके साथ में किसी प्रकार का अटैचमेंट होगा कंपनी का, या कंपनी के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो है इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट आपका होता है। न्यूमरस रेगुलेशंस, न्यूमरस रेगुलेशंस आपके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशंस हैं। कोई आपके कंपनी फॉर्मेशन के अंदर रेगुलेशन है, कोई आपके बिजनेस से चलाने के रेगुलेशन हैं, कोई आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो है वो बनाने के रूल रेगुलेशंस हैं। तो इसमें हर जगह पे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। इसी कारण से कंपनी के अंदर जो बड़े बड़े आपके चार्टेड अकाउंटेंट या आपके जो है कंपनी सेक्रेटरीज लगाए जाते हैं, ताकि वो सभी रूल एंड रेगुलेशन को ऑब्जर्व करके उनको पूरा कर सकें। डिले इन डिसीजन, डिले इन डिसीजन, डिसीजन के अंदर भी काफ़ी डिले हो जाता है यहाँ पर। तो क्योंकि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है इसके अंदर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बेस पे चलता है कि एनीथिंग विच द वी हैव टू टेक डिसीजन, देन देयर विल बी ए मीटिंग एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टेक द डिसीजन इन दैट मीटिंग, एंड दैट मीटिंग में गेट डिलेड, और दैट मीटिंग में हैव डिफरेंट आइडियाज़। तो उसमें जो है आपका डिले हो जाता है डिसीजन में। और उसके बाद में जी ओलेग्रेचिक, ओलेग्रेचिक मैनेजमेंट, GRACHE, ओलेग्रेचिक मैनेजमेंट। ओलेग्रेचिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि ये आपका केवल एक मैनेजमेंट का ढोंग है, मैनेजमेंट का नाटक है। जैसे कि हर स्कूल को जो है एक संस्था माना जाता है, उसमें मैनेजमेंट होती है, पर वो ओलेग्रेचिक मैनेजमेंट होते हैं, उनके परिवार के लोग, उन्हीं के लोग ही मिलकर के मैनेजमेंट करते हैं। इन्हें आम शेयर होल्डर से कोई मतलब नहीं है कि आपका कंपनी 51% शेयर आपके पास में है तो आप अकेले कंपनी को चला रहे हैं, बाकी दूसरे लोगों का कोई मीनिंग उसमें नहीं है। तो ये आपका जो सारा का सारा कंट्रोल कुछ लोगों के हाथ में होना, ये आपका कहलाता है ओलेग्रेचिक मैनेजमेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट इज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऑफ इंटरेस्ट, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ये हुआ कि कंपनी हैज डिफरेंट टाइप ऑफ द ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स, डिवेंचर्स एक्सेट्रा, एंड दे हैव द डिफरेंट इंटरेस्ट। आपके उनके अलग अलग रुचियाँ होती हैं। आपके जो शेयर होल्डर हैं वो तो चाहते हैं कि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और वो प्रॉफिट कंपनी के अंदर दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया जाए ताकि कंपनी जो है वो और ज़्यादा प्रोग्रेस कर सके। पर आपके जो डिवेंचर होल्डर्स हैं, जो ऋण पत्र धारक होते हैं, अब वो सोचते हैं कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट टाइम पे मिल जाए। तो इस प्रकार से अलग अलग शेयर्स के टाइप भी होते हैं, वो भी आगे बताएंगे। तो उन सभी के इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है जी। तो आज हम इतना करते हैं। कल जो हम इसमें टाइप ऑफ कंपनी जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में इस चैप्टर के अंदर जो हम आगे फिर नहीं करेंगे, कल और इसमें लेक्चर लेंगे। फिर इसके कुछ चीज़ें बची हुई हैं उन ऑफलाइन करवाएंगे, ऑनलाइन वो चीज़ें आपके समझ में नहीं आ पाएंगी। ठीक है, तो वो हम ऑफलाइन करवाएंगे। फिर इसका नेक्स्ट चैप्टर हम 3rd शुरू करेंगे। ठीक है जी। आप अपना होमवर्क मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, चाहे अकाउंट्स का चाहे बिजनेस स्टडी का है। ठीक है, तो ताकि मैं उसको चेक कर सकूँ। ठीक है जी। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थोड़ी देर बाद फिर बिजनेस अकाउंटेंसी क्लास में